एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ईएस एग्जाम, गेट एग्जाम। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पर्ट पर्ट का ये पार्ट 3 होगा और इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम पर्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो टॉपिक मैंने आपको पर्ट में डिस्कस किए थे, जहाँ तक पर्ट समझाया है, आई होप कि आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं, तब जाके आज की इस वीडियो को आप देख रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो कृपया करके आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। अपना समय निकाल के एक लाइक जरूर कर दें, तो इससे क्या होगी, हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगी। प्लस अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सब्जेक्ट में टेक्निकल पेपर, जो कॉन्सेप्ट डिकोडर आपको अवेलेबल कराता है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो हमसे 7008420353 पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे कॉल कर सकते हो, ठीक है, जो नंबर आपको मैंने बताया, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी जैसे भी संपर्क साधना हो साध सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जो आज की टॉपिक है, जो मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस चीज को हम निकालेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट, तो क्या जवाब दोगे? 50%, है ना। एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 50%। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका मैं कुछ स्टेप लिखवाता हूँ। ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया, इसको इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करनी है, इसके कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो लिखिए स्टेप 1, लिखिए हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पर्ट पढ़ रहे हैं। और पर्ट में आपको पता है हर एक एक्टिविटी का कितना टाइम एस्टिमेट निकालता है? 3 टाइम एस्टिमेट, टीएम, टी नॉट, टीपी। ठीक है, और इन 3 टाइम एस्टिमेट को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, टीई कैलकुलेट कर लेंगे। अब टीई कैलकुलेट करने के बाद सारा गेम टीई पर होगा। टी नॉट, टीएम, टीपी का काम क्या है? टीई को कैलकुलेट करना, एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करना। फिर एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के बाद अपना एनालिसिस आगे बढ़ेगा। पर्ट का जो भी एनालिसिस है वो आगे बढ़ेगा। समझे? तो इस स्टेप को लिखिए, स्टेप 1, with the 3 time estimate। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए हम यहाँ बगल में लिख देते हैं टी नॉट, टी एम, टी पी of each activity find expected completion time for that activity। find expected completion time और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कैसे निकालोगे? टीई, इसका फॉर्मूला दिया था फॉर दैट एक्टिविटी। क्लियर है? स्टेप 2, with the help of expected completion time of activity find the latest allowable time। ये कैसे निकालना है, इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था मैंने। लेटेस्ट अलाउएबल टाइम
and earliest occurrence time of all the event in the network. Earliest occurrence time, latest allowable occurrence time and earliest occurrence time, यही था ना, earliest occurrence time of all the events of network, ये निकल जाएगा। फिर स्टेप 3 क्या होगा, आप क्रिटिकल पाथ क्या है उसे आइडेंटिफाई करिए, फाइंड, और ये कैसे निकालना है, एग्जांपल कंसिडर करके मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। फाइंड क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क। अब हम स्टेप 4 लिखेंगे, इतना कर लिया, फिर लास्ट स्टेप करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की, ठीक है। अब वो क्या होती है बताता हूँ, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, just a minute, completion of the project in scheduled time is called scheduled time is calculated as calculated with the help of ऐसे लिखिए with the help of probability density function। डेंसिटी फंक्शन, ओके। इसको कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाई सिग्मा, टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब यहाँ पे टी एस क्या है, शेड्यूल टाइम, जो आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल टाइम है। टी ई क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम में प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50%। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। फिर सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, याद रखना एक्टिविटी नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट किसके अराउंड निकालोगे, क्रिटिकल पाथ के अराउंड। स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी क्या, मोस्ट क्रिटिकल पाथ के अलावा ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, कान में कंसेप्ट से ये सब। अभी देखो ये जो जेड है इससे रिलेटेड एक टेबल है, एक टेबल लिखिए, जस्ट ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अभी कॉपी पे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए दे रहा हूँ। ऐसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टेबल किसके किसके बीच है, जेड का वैल्यू और प्रोबेबिलिटी के बीच। तो लेट्स जेड का जो वैल्यू है ना, ये -3 से +3 तक के रेंज में मैं आपको बताता हूँ। पहले ये -3 है, लेट्स सपोज जेड का वैल्यू -2 है, जेड का वैल्यू -1, -1 के बाद क्या आ जाएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ।
जेड का वैल्यू अगर -3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.13। इसको परसेंटेज में लिखोगे तो क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13% समथिंग 13% है ना, या फिर 2.28, फिर यहाँ पे 15.67, यहाँ पे 50%, ये किसके करस्पॉन्डिंग है टीई 50%। नाउ ये 84.13 97.72 नहीं 97.112 ले लो 97.72 नहीं 72 लिखिए 97.72 लिखिए 97.72 फिर ये 99.87 ठीक है। अच्छा ये सारे परसेंटेज में है, सॉरी दिस ऑल आर इन परसेंटेज, डेसिमल फॉर्म में है लेकिन परसेंटेज में है। बस यही थ्योरी थी, यहीं तक थ्योरी अपने को पढ़ना है। पर्ट में आपको कोई थ्योरी नहीं बचा, सब कुछ मैंने पर्ट का आपको बता दिया। अब हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका पर्ट जो है पर्ट जैसा हो जाएगा मतलब आपको मजाक लगेगा कि अब फिर क्या है ये, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अब जब ये जो थ्योरी हमने बताई अभी स्लैक वगैरह यहाँ तक तो ये सब चीजें समझ गए हो कैसे निकालना है क्या करना है। अब ये आज मैंने एक नया चीज बताया प्रोबेबिलिटी वाला बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आध करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कि क्या कैसे करना है, इससे काम कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा पहले, फिर हम लोग सॉल्व करने का उसे कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा ध्यान रहे सारे के सारे यूपीएससी ईएससी कन्वेंशनल के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं है, मैं जितना पढ़ा दिया उसको अगर सही से समझ लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जाओगे ऐसे ही देखोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या सॉल्व कराऊंगा, कन्वेंशनल सॉल्व कराते उससे और दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो पर्ट पे कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टोटल हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको बता दूं मैं, 1 2 जस्ट मिनट 3, टोटल 4 क्वेश्चन बनाएंगे 4, फिर हम पढ़ेंगे सीपीएम। ये 4 क्वेश्चंस में आपका जो पर्ट है पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके कमांड में रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाना, या फिर अभी देख रहे हो तो दबा दो प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं लिखूंगा फिर सॉल्व करेंगे। ओके तो क्वेश्चन पढ़िए। पर्ट कैलकुलेशन यील्ड ए प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक with variance of 16, comma, within how many week would you expect the project would complete with probability of 75%? Also calculate the probability of completion of project within 35 weeks. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसमें निकालनी है, क्वेश्चन समझे ना आप। ओके क्वेश्चन क्या है, एक कोई पर्क प्रोजेक्ट है और वो पर्क प्रोजेक्ट के हिसाब से यील्ड मतलब पर्क प्रोजेक्ट के एनालिसिस करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद जो प्रोजेक्ट लेंथ निकल के आती है इट इज 50 वीक। ये पर्क प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने के बाद निकला, मतलब ये क्या है, दिस इज योर एक्सपेक्टेड टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम टीई कहीं ना कहीं, और इस प्रोजेक्ट का वेरिएंस दिया हुआ है 16। तो वेरिएंस से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर 16 इज विच विल बी 4, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट निकल जाएगा आपका कितना 4। अब पूछा है विद इन हाउ मेनी वीक वुड यू एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट वुड कंप्लीट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 75%, with probability of 75%। 75% प्रोबेबिलिटी के साथ आपको क्या लगता है कि कितने वीक में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया प्रोबेबिलिटी फैक्टर का, उसका वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहले डेटा क्या क्या गिवन है, टीई गिवन है 50 वीक, ठीक है।
सिग्मा स्क्वायर गिवन है 16, तो यहाँ से हमारा सिग्मा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 4। ओके, अब आपको क्वेश्चन में आंसर जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, शेड्यूल निकालनी है, शेड्यूल टाइम फॉर विच probability of completion is 75%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इज 75%, ये निकालनी है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे z इक्वल टू ts माइनस 50, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, ts माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये जो अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए, हमें टी का वैल्यू चाहिए, सिग्मा का वैल्यू चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए, टीएस का वैल्यू हम निकाल लेंगे। टी का वैल्यू मेरे पास गिवन है 50, जेड का वैल्यू मेरे पास पता है 4, टीएस का वैल्यू मेरे को निकालना है, सॉरी सिग्मा का वैल्यू मेरे को पता है 4, टीएस का वैल्यू मेरे को निकालना है। अब जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी परसेंटेज गिवन है 75%। तो वो जो टेबल मैंने आपको दिया था जस्ट अभी थोड़ी समय पहले, ओके, वो जस्ट मिनट यहीं पे हुआ, देखो ये जो टेबल मैंने दिया था, ये टेबल किसके किसके करस्पॉन्डिंग है, जेड और प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज गिवन है, देखो परसेंटेज मतलब 50%, 84.13%, तो 75% प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं 50 और 84% के बीच में होगा। मीन्स जेड का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये वैल्यू हम जेड का कैसे पता लगाएंगे, इसको इंटरपोलेशन करेंगे। आप इंटरपोलेशन कैसे करना है समझ में आता है ना, वो सब बेसिक बात है, उसको मैं क्या कैलकुलेट करूँ, ठीक है, उसे क्या करना है, इंटरपोलेट करोगे। आरसीसी में तो बहुत सारे इंटरपोलेट किए थे हम लोगों ने, जब डब्ल्यू रिपोर्ट बीम पढ़ा था, ओके, वहां से सीख लेना टेक्निक अगर नहीं आता है तो इधर इंटरपोलेट करेंगे। तब जब आप इंटरपोलेट करोगे तो करस्पॉन्डिंग टू 75% ऑफ प्रोबेबिलिटी योर जेड वैल्यू विल बी 0.732, इतना निकल जाएगा। तो जेड का वैल्यू इतना निकल जाएगा 0.732। तो अब हम क्या करेंगे, जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0.732 इक्वल टू टीएस माइनस 50 अपॉन 4। तो टीएस इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा समथिंग 52.928 वीक, मतलब लंप सम 53 वीक्स, 53 सप्ताह, है ना, इतना निकल के आ गया। तो यही आंसर है आपका, यही चीज निकालना है। तो समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज, इसको कैसे यूज करना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, ऑल्सो कैलकुलेट द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन 35 वीक। अब बोला है कि 35 सप्ताह के अंदर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का ये निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, यहाँ पे उल्टा पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 35 सप्ताह के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें 35 सप्ताह मतलब ये शेड्यूल टाइम है, ठीक है, 35 वीक। आप एक चीज ध्यान रखना, टीई और टीएस के बीच में पहचान कैसे करोगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो पर्ट के एनालिसिस करने के बाद जो टाइम आपको निकल के आएगा उसको टीई मानना, एक्सपेक्टेड टाइम। मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ होगा, ओके, हमेशा पर्ट प्रोजेक्ट यील्ड, ओके, या फिर आफ्टर एनालिसिस ऑफ पर्ट प्रोजेक्ट, ओके, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा होगा। मतलब आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए कि पर्ट प्रोजेक्ट के एनालिसिस करने के बाद ये टाइमलाइन डिसाइड किया गया है, तो वो जो टाइमलाइन होगा वो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम होगा, तो उसको टी मान लेना। और बाकी जो भी होगा आपको टीएस के बारे में दिया होगा, जैसे यहाँ पे 35 वीक्स है तो वो टीएस के बारे में दिया है, तो टीएस इक्वल टू 35 वीक, ओके। तो टीई आपका पहले से आपको पता था 50, तो सिग्मा इक्वल टू मेरे को पता है 4, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, टीएस माइनस टीई अपॉन सिग्मा, मीन्स 35 माइनस 50 अपॉन 4, तो ये कितना समथिंग माइनस 3.75 समथिंग इस तरह का वैल्यू आएगी। तो ये जो जेड का वैल्यू आ गया, अब करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ जेड
वो जो टेबल मैंने दिया था उसी तरह का टेबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पे तो टेबल मैंने -3.75 के लिए नहीं दिया आपको डेटा, लेकिन एग्जाम में डेटा आपको गिवन होगा। तो जेड का वैल्यू आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी होगी, तो उस टेबल को यूज करके या फिर जो भी डेटा गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग उस डेटा का एनालिसिस करके आप प्रोबेबिलिटी का आंसर बता दोगे। समझे? इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जरा पर्ट नेटवर्क के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सवाल है। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी ईएससी की 15 मार्क की क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉर द गिवन नेटवर्क ऑफ वर्क प्रोजेक्ट एंड शो द क्रिटिकल पाथ। Determine the project completion time for the given network of work project and show the critical path. Next, also find the schedule duration of project for which probability of completion is 90%. For which probability of completion is 90%. तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, नेटवर्क क्या है मैं दिखाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक वर्क प्रोजेक्ट है, वो आपको एक नेटवर्क डायग्राम गिवन है, उस नेटवर्क डायग्राम में बहुत सारे डेटा गिवन है, उन डेटा को यूज करके आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालिए। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकलेगा आफ्टर एनालिसिस ऑफ वर्क प्रोजेक्ट, वो कौन सा टाइम होगा? टीई, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये टीई आप निकाल लोगे। तो टी अगर निकल गया, अब आपसे पूछा है शेड्यूल टाइम निकालने के लिए, तो टी कहाँ से निकालेंगे? ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला वाला पार्ट में जो क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस करने के बाद हमारा टीई निकल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस एनालिसिस फॉर टीई, दिस वर्क प्रोजेक्ट फॉर टीई, देन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ टी, हमें क्या निकालनी है? शेड्यूल ड्यूरेशन निकालनी है। तो शेड्यूल ड्यूरेशन निकालने के लिए अगेन वो जेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग टू 90% प्रोबेबिलिटी हम जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जेड के लिए डेटा गिवन होगा, ठीक है, जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जेड का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वही टीएस माइनस टी अपन सिग्मा। ओके, अब सिग्मा कैसे निकालेंगे? सिग्मा हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट करना प्रोजेक्ट का सिग्मा निकाल लेंगे। कैसे? क्रिटिकल पाथ जो भी होगी नेटवर्क डायग्राम में, उस क्रिटिकल पाथ के अलावा हम प्रोजेक्ट का सिग्मा निकाल लेंगे। समझ गया? फिर ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपका नेटवर्क कैसे गिवन है, ये आपका एक पर्ट नेटवर्क गिवन है। पर्ट एनालिसिस में हमेशा देखिए किसी भी एक्टिविटी का 3 टाइम निकाला जाता है, 3 टाइप ऑफ टाइम, 1 2 3। जैसे एक्टिविटी ए है, उसका देखो कितना टाइम दिया है, 1 2 3, ये 3 तरह का टाइम दिया है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। अब ये इनमें से ये जो 3 टाइम है, इनमें से कौन कौन से टाइम है? ये जो तीनों टाइम है, कौन कौन से टाइम है? देखो 3 तरह का टाइम जो मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने टी नॉट बताया था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक बताया था ऑर्डिनरी टाइम, दूसरा बताया था मैंने पेसिमिस्टिक टाइम, टी नॉट टी एम टी पी। तो हर एक एक्टिविटी में 3 टाइम्स गिवन है। देखिए ओके, हर एक एक्टिविटीज में, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हर एक एक्टिविटी में 3 टाइम गिवन है। तो टी नॉट क्या होगा? सबसे कम वाला। तो सबसे कम, जैसे कि एक्टिविटी ए का ले लो, सबसे कम क्या है? 3, तो टी नॉट हो गया होगा 3। 8 क्या होगा? टी एम होगा। फिर टीपी सबसे ज्यादा होता है 14। तो ये मैंने बात किया एक्टिविटी ए के लिए। उसी तरह एक्टिविटी बी का ये होगा टी नॉट, ये होगा टी एम, ये होगा टीपी। तो क्या समझ में आया? इसी ऑर्डर में हर एक एक्टिविटी का गिवन। समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन क्या है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेबल बना ले तो ज्यादा बेहतरीन होगा हमारे लिए। अब वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे टेबल में? देखो टेबल में सबसे पहले लिख दो जो कॉलम्स होंगे, एक्टिविटी लिख दो। टेबल बना लोगे, सॉल्व करने में आसानी होगी। एक्टिविटी लिख दिया एक कॉलम में, एक कॉलम में लिख दो टी नॉट का वैल्यू, एक कॉलम में लिख दो टी एम का वैल्यू, एक कॉलम में लिख दो टीपी का वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? तो इन तीनों वैल्यूज को यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना है? हम कैलकुलेट कर लेंगे हर एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम, और एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? टीई, ये कैलकुलेट करेंगे। अब टीई हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, क्या था फॉर्मूला? टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। ओके,
ये आपका फॉर्मूला था। तो हर एक एक्टिविटी का आपने टी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है कहीं ना कहीं, तो हर एक एक्टिविटी का क्या मैं सिग्मा भी निकाल लूंगा, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया। चलो, और तो और देखो, हमें क्रिटिकल पाथ भी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्रिटिकल पाथ। तो मुझे हर एक इवेंट का टीई और टीएल भी निकालना होगा। ओके, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, वो एक कैलकुलेशन भी बाकी है। तो चलिए पहले हम यहाँ तक करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी जी, इतने सारे एक्टिविटीज हैं। ओके, वेल, तो एक्टिविटी ए का टी नॉट 3, 8, 14, 2, 6, 9, 5, 10, 15, 11, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 13, 18। समझ में आ रहा है कहाँ से लिख रहे हैं? 15, 20 और 25 है। हर एक एक्टिविटी का मैंने टी नॉट, टी एम, टी पी लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे टीई। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी ए का टी। कैलकुलेट करो कितना आएगा, समथिंग कितना आएगा, 3 प्लस 832, 832 प्लस 3, 35, और फिर आपका उधर हो गया 40, 40, 4 मतलब 49, 49 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये होगा 49 डिवाइडेड बाई 6। तो 49 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 8 पॉइंट समथिंग। तो सॉल्व करोगे तो इट विल बी समथिंग 8.167। समझ आ रहा है? कैलकुलेट कर लिए। उसी तरह से आप इसको निकाल लो, इट विल बी 5.833। ये तो आ जाएगा राउंड फिगर 10 में आ जाएगा। देखो क्योंकि ये 30 हो गया ना, तो मतलब 6 बचे, सॉरी, हाँ ये 60 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा समथिंग। उसी तरह से ये 13.833, 13.833, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, इट विल बी 20। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया किसकी वैल्यू, आपने कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, ये क्या कहते हैं उसे, टी का वैल्यू। अब सिग्मा का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसका फॉर्मूला याद है, टीपी माइनस टी नॉट बाई 6। यही फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का हर एक एक्टिविटी का। तो हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, निकालो 1.833, 1.167, 1.66, 0.833, 0.67, 1.67 अगेन, फिर इसका भी समथिंग 1.67 आएगा। हाँ हाँ, ऊपर वाला भी, ऊपर का डिफरेंस भी 10 हो रहा है, नीचे का भी डिफरेंस, ये भी सेम रहेगा 1.67। ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लिए। अभी तक का इतना आपका कैलकुलेशन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो नेटवर्क डायग्राम मेरा था, उस नेटवर्क डायग्राम को मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम को फिर से बनाने के बाद, और हर एक एक्टिविटी के आगे जो मेरे पास 3 टाइम गिवन था, हर एक एक्टिविटी के आगे उन 3 टाइम को अभी नहीं लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा मैं, अब केवल ये जो टीई का वैल्यू मैंने निकाला इसको मैं लिखूंगा, क्योंकि इन टी का वैल्यू को यूज करके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, हर एक इवेंट का मैं टीएल एंड टीई निकालूंगा। हर एक इवेंट का मैं टीएल एंड टी मतलब अर्लीस्ट अलाउएबल एंड लेटेस्ट अलाउएबल टाइम,
ऑकुरेंस टाइम, ये मैं निकालूंगा। क्यों? इसको निकालने के बाद क्या होगा, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैं किसके अलावा निकालूंगा, हमेशा क्रिटिकल पाथ के अलावा हमेशा मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालूंगा। और क्रिटिकल पाथ के अलावा जो मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालूंगा, इस ड्यूरेशन पे प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। क्योंकि वो जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, किस तरह का, एक्सपेक्टेड टाइम। क्योंकि हम एक्सपेक्टेड टाइम टी की मदद से ही हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ इन ए वर्क प्रोजेक्ट। समझ में आया? ये सब इतना कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली मैंने समझाया हुआ था, अब इसको न्यूमेरिकली हम देख रहे हैं। ओके, तो वेट मैं बना लेता हूँ, वो डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो आप, मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया, और नेटवर्क डायग्राम सेम एक्टिविटीज। मैंने अभी यहाँ पे जो हर एक एक्टिविटीज का 3 टाइमिंग गिवन था, उसको रिप्लेस करके मैंने उसकी जगह पे टी का वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया टेबल में, उसको मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि टी के वैल्यू को यूज करके ही हम हर एक इवेंट का क्या निकाल लेंगे, टीएल एंड टीई। हर एक इवेंट का टीएल एंड टीई निकालना इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था। ठीक है, जैसे कि ये इवेंट 1, तो इस तरह से मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले टीई निकालूंगा। टीई निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड एनालिसिस। ये इनिशियल इवेंट है, ठीक है, इनिशियल इवेंट मतलब टेल इवेंट है, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो टेल इवेंट है। और टेल इवेंट वो जो कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसे इनिशियल इवेंट कहेंगे। और इनिशियल इवेंट का टी का वैल्यू अगर मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, इसका वैल्यू मैं एज्यूम कर लूंगा 0। अब लेट्स सपोज इवेंट नंबर 2 पर मैं आऊंगा, तो इवेंट 2 का टीई का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल, देखो सिंगल एक्टिविटी केस है। ओके, इवेंट 1 से इवेंट 2 सिंगल एक्टिविटी के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो 0 प्लस मतलब इवेंट 1 का टीई प्लस एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी ए, मतलब इसको कहेंगे एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो कितना है, 8.16। तो इवेंट 2 का टी कितना होगा, 8.16। सिंपल। नाउ इवेंट 3 पर आते हैं। इवेंट 3 पर इसका टी निकालिए। इवेंट 3 का टी कैसे निकलेगा, देखो ये भी सिंगल एक्टिविटी केस है, तो सिंपली इवेंट 3 का टी भी क्या होगा, 5.83। कोई लोचा नहीं है। ओके, अब चलो इवेंट 4 पे आते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ मैं बगल में, तो इवेंट 4 का अपन टी निकालेंगे। तो देखो इवेंट 4 पर हम यहाँ पे हम फॉरवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो इवेंट 4 पर हम किधर किधर से पहुंच सकते हैं, देखो इवेंट 2 से इवेंट 4 पर पहुंच सकते हैं, फिर इवेंट 3 से भी इवेंट 4 पर पहुंच सकते हैं। तो अब मल्टीपल एक्टिविटीज के केस में मैंने बताया था, जब फॉरवर्ड एनालिसिस करके हम टी का वैल्यू निकालेंगे, तो हम कौन सा यूज करेंगे, मिनिमम वाला। सॉरी यहाँ पे हम टी का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। टी का वैल्यू जब निकाल रहे हैं फॉरवर्ड एनालिसिस करके, तो मल्टीपल एक्टिविटीज के केस में हम कौन सा देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ ऑल। क्या देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ ऑल। ठीक है, तो मैक्सिमम किस केस में होगा, देखो अगर आप इवेंट नंबर 2 से थ्रू एक्टिविटी सी अगर आप इवेंट 4 पर आते हो, तो इवेंट 2 का टी का वैल्यू कितना है, 8.16, और एक्टिविटी सी का एक्टिविटी टाइमिंग कितना है, 10, तो 10 प्लस 8.16 18.16। अब इवेंट 3 से इवेंट 4 पर अगर आते हो थ्रू एक्टिविटी डी, तो 5.83 प्लस 13.83 समथिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 19.66। तो अब 18.16 में और 19.66 में बड़ा कौन, 19.66। तो इवेंट 4 का टीई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वाला 19.66। ठीक है, तो इवेंट 4 का गेम खत्म। अब इवेंट नंबर 5, लास्ट इवेंट, इसका आप क्या निकालोगे, टीई। तो यहाँ पे ये भी मल्टीपल एक्टिविटीज का केस है। कैसे, इवेंट 5 पर किधर किधर से पहुंच सकते हैं फॉरवर्ड एनालिसिस में, देखो इवेंट 5 पर, अब इवेंट 4 से इवेंट 5 आ जाओ, या फिर इवेंट 2 से इवेंट 5 आ जाओ, या फिर इवेंट 3 से इवेंट 5 आ जाओ। अब तीनों केस से कैलकुलेट करेंगे हम टी का वैल्यू फॉर इवेंट 5, और जो उन तीनों में से मैक्सिमम आएगा, तीनों पाथ में से जो मैक्सिमम वैल्यू जो दे रही होगी, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो देखो कैसे क्या निकलेगा, देखो इवेंट 3 से 5 पर जाओगे थ्रू एक्टिविटी जी, तो 20 प्लस 5.83 कितना होगा, 25.83। ओके, अभी इवेंट 4 से आप जाओगे अगर
इवेंट 5 की ओर, तो थ्रू एक्टिविटी एफ, तो 19.66 प्लस 13, तो 32.66 होगा। ओके, इसका याद रखना 32.66। अभी इवेंट 2 से इवेंट 5 पे जाओगे तो 8.16 प्लस 4 मीन्स 12.16, तो ये तो बहुत ही कम है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 32.66 वाला। ओके, मतलब एक्टिविटी 4 से इवेंट 4 से इवेंट 5 पर जब जाएंगे थ्रू एक्टिविटी एफ, तो जो हमें टी का वैल्यू निकल रहा है इट इज मैक्सिमम, और इसका वैल्यू कितना है? 32.66। ये सारे डेज में है। ओके, ये सारे किस में है? ये जो टाइम आप देख रहे हो ये डेज में है, डेज, इतने दिन। ओके, तो ये हमारा टीई का कैलकुलेशन खत्म हो गया। क्लियर कट है, समझ में आया? अब हमको क्या निकालना है? टीएल। अब टीएल हम कैसे निकालते हैं? बैकवर्ड एनालिसिस। तो ये जो हेड इवेंट है 5, जो क्या है? हेड इवेंट या फिर फिनिश इवेंट, प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है। अगर इसका आपको टीएल पता नहीं है तो इसका टीएल को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? टी के बराबर। तो इसका टीएल बराबर कितना होगा? इस इवेंट का टी जो है कितना? सेम 32.66। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे ये टी निकालना है। एक्टिविटी पहले हम चलो इसका निकाल लेते हैं, इवेंट 4 का टी निकाल लेते हैं। तो बैकवर्ड एनालिसिस में इवेंट 4 पर आप किधर से पहुंच सकते हो? सिंपली इवेंट 4 पर बैक हम एक्टिविटी एफ के थ्रू से ही पहुंच सकते हैं। तो इवेंट 4 का टी कितना होगा? सेम 32.66 माइनस 13, 32.66 माइनस 13 करेंगे तो इवेंट 4 का टीएल निकल जाएगा। तो ये सेम रहेगी कितना? 19.66। इसका टीएल कितना होगा? 19.66। ठीक है, अब हम चलो इसका निकालते हैं, इवेंट नंबर 2 का। तो इवेंट 2 पर देखो बैकवर्ड एनालिसिस में आप कैसे पहुंच सकते हो? देखो इवेंट 2 पर हम पहुंच सकते हैं इवेंट 4 से, हम पहुंच सकते हैं बैक होके, या फिर इवेंट 5 से बैक होके थ्रू एक्टिविटी ई हम इवेंट 4 पर पहुंच सकते हैं। और तो ये मल्टीपल एक्टिविटीज का केस हो गया। तो मल्टीपल एक्टिविटीज का केस और टीएल आपको निकालना है तो हम क्या देखेंगे? मिनिमम वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? मिनिमम वाला देखेंगे। तो मिनिमम अब किस केस में आएगा जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 32.66 से 4 घटाओगे तो कितना होगा? 28.66 समथिंग रहेगा। अब 19.66 से 10 घटाओगे कितना रहेगा? 9.66 समथिंग रहेगा, है ना? तो 28 और 9 में से कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 9.66। तो इसका टीएल इवेंट 2 का जो टीएल होगा इट विल बी 9.66। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन? मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप सुनते चलो, फोटो को, डायग्राम को देखते चलो, कॉपी में देखते चलो मैं कैसे लिख रहा हूँ ये 9.66। ओके, सिमिलरली अब लेट्स सपोज इवेंट 3 का आपको निकालना है, तो ये भी मल्टीपल एक्टिविटी केस बन जाएगा। कैसे? इवेंट 3 पर आप कहां से पहुंच सकते हो? इवेंट 4 पर थ्रू एक्टिविटी डी। हमें देखो टीएल जब भी निकाल रहे हैं ध्यान रखना आपको बैकवर्ड एनालिसिस जाना है, बैक पीछे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्रू एक्टिविटी डी पहुंच सकते हैं इवेंट 3 के ऊपर। तो एक्टिविटी डी के माध्यम से अगर पहुंचेंगे तो हम टीएल अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 19.66, मतलब जो इवेंट 4 का टीएल था उससे हम एक्टिविटी डी का जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है 13.83, इसे हम घटा देंगे। ठीक है, या फिर अगर हम इवेंट 5 से हमको इवेंट 3 पर आएंगे, ये भी इस तरह से भी पहुंच सकते हैं, बैकवर्ड एनालिसिस है। तो इवेंट 5 से इवेंट 3 पर अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे? इवेंट 5 का जो टीएल है उससे एक्टिविटी जी के थ्रू से आ रहा है ना, तो एक्टिविटी जी का जो एक्टिविटी टाइमिंग है 20, इसको घटा देंगे। तो ये कितना बच जाएगा? ये समथिंग 12.66 रहेगा। और अगर इधर से आते हैं तो समथिंग 5.83 रहेगा। तो 12.66 और 5.83 में छोटा कौन? क्योंकि हमको मिनिमम देखना है, तो छोटा है 5.83। तो इसका भी टीएल क्या हो जाएगा? 5.83। समझ में आया? तो एक्टिविटी 3 का आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1 का, सॉरी इवेंट 1 का। सबका निकल गया, अब इवेंट 1 का। तो हमको देखो इवेंट 1 पे ये भी मल्टीपल एक्टिविटी केस है। इवेंट 1 पे हम किधर किधर से आ सकते हैं? इवेंट 2 से थ्रू एक्टिविटी ए हम इवेंट 1 पे आ सकते हैं, या फिर इवेंट 3 से थ्रू एक्टिविटी बी हम इवेंट 1 पे आ सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि इवेंट 2 से थ्रू एक्टिविटी ए इवेंट 1 पे आएंगे तो हम इसका टीएल कितना होगा? 9.66, मतलब इवेंट 2 का टीएल माइनस एक्टिविटी ए का एक्चुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन 8.16, ये करोगे तो सम पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। दूसरा, इवेंट 3 से थ्रू एक्टिविटी बी अगर हम इवेंट 1 पे आएंगे तो इवेंट
3 का टीएल कितना है 5.83 माइनस एक्टिविटी बी का एक्चुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन 5.83 कितना आ जाएगा, सेम है, 0 आ जाएगी। तो हमको क्या मिनिमम देखना है, तो मिनिमम क्या है इन दोनों वैल्यू में से, जो भी दोनों वैल्यू आया अभी उनमें मिनिमम क्या है 0, तो इसका टीएल भी कितना हो जाएगा इवेंट 1 का 0, इवेंट 1 का टीएल क्या हो गया 0। अब देखो तो आपने टीएल वगैरह सब कुछ निकाल दिया, टीएल निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है स्लैक, ओके स्लैक निकालनी है, क्योंकि हमको क्रिटिकल पाथ क्या होगा उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो हमको क्या निकालना है स्लैक। तो सबसे पहले इवेंट 1 का स्लैक इक्वल टू 0, ओके इवेंट 1 का स्लैक इक्वल टू 0। स्लैक कैसे निकालते हैं, स्लैक इज नथिंग बट टीएल माइनस टीई, ये करेंगे तो हमारा स्लैक निकल जाएगा, हर एक इवेंट का टीएल माइनस टी करोगे तो स्लैक निकल जाएगा, ये निकालना मैंने समझाया था आपको। सिमिलरली इवेंट 2 का स्लैक अगर देखोगे तो x इक्वल टू प्लस 1.5 आएगा, इवेंट 3 का अगर स्लैक निकालोगे तो इसका s बराबर 0 आ जाएगा, इवेंट 4 का अगर स्लैक निकालोगे इसका s बराबर 0 आ जाएगा, इवेंट 5 का अगर स्लैक निकालोगे इसका s बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने कौन कौन से इवेंट के स्लैक 0 आ गए, आपका इवेंट 1 का, इवेंट 3 का, इवेंट 4 का, इवेंट 5 का। तो अब क्रिटिकल पाथ क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे एक से अधिक क्रिटिकल पाथ बन सकते हैं। देखो इवेंट 1 से इवेंट 3 पर आओगे, फिर तो ये एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, फिर इवेंट 3 और इवेंट 4 के बीच में एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, फिर इवेंट 4 और इवेंट 5 के बीच में एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। मतलब एक पाथ तो हो गया बी, डी और एफ, ये क्रिटिकल एक्टिविटी का एक पाथ हो गया बी डी एफ। दूसरा पाथ क्या होगा, दूसरा पाथ आपका ये हो जाएगा इवेंट 1 से क्रिटिकल एक्टिविटी बी टू इवेंट 3, फिर इवेंट 3 से डायरेक्टली क्रिटिकल एक्टिविटी जी के थ्रू से इवेंट 5, मतलब बी और जी, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। अब इन दोनों में से हमको क्या चूज करना है, द मोस्ट क्रिटिकल पाथ। अब मोस्ट क्रिटिकल पाथ बेसिकली कौन सा होगा, वो पाथ जिसके अलाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो, या फिर सिंपली आप क्या करिए, मैंने जो एक ट्रिक बताया था कि टीई किसके अलाउ ज्यादा आ रहा है। तो देखो लेट्स सपोज अलोंग क्रिटिकल पाथ बीजी, तो जी का एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है 20, तो 20 प्लस 5.83 25.83 ये होगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ बीडीएफ के अलावा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5.83 प्लस 13.83 प्लस 13, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे अलोंग किसके अलाउंग बीडीएफ के अलाउंग, तो ये आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। 13 दूना 26 ऐसे ज्यादा हो गया, 26 प्लस 26 पॉइंट ये प्लस 5.83, ये समथिंग आपको कितना आ जाएगा, वही 32.66 जो आपने निकाला ना, वही सेम बी डी एफ के अलाउंग आपका आ जाएगा, है ना। तो मेरा एक्चुअल जो क्रिटिकल पाथ होगा वो क्या होगा बी डी एफ, या फिर आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो प्रोजेक्ट का अलोंग बी डी एफ या फिर बी एन जी। अब ये कैसे निकालोगे, देखो आपने देखो प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग, सबसे पहले अगर मैं बोलूं बी डी एफ, ठीक है बी डी एफ, इसके अलावा अगर मेरे को निकालनी है तो रूट अंडर ओके एक्टिविटी बी, क्रिटिकल एक्टिविटी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस क्रिटिकल एक्टिविटी डी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस क्रिटिकल एक्टिविटी एफ का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। उसी तरह से बी और जी के अलावा निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू रूट अंडर क्रिटिकल एक्टिविटी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस क्रिटिकल एक्टिविटी जी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमने निकाल रखा है। अब लेट्स सपोज दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन 1, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2। अब जिसका मैक्सिमम आएगा सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2, इन दोनों का जो मैक्स होगा, जो भी मैक्स होगा, जिस पाथ के अलावा मैक्स होगा दैट पाथ विल बी मोस्ट क्रिटिकल पाथ। आप एक बार वेरीफाई करो, एग्जाम में ये चीज को वेरीफाई करना इस तरह से, वो क्या होगा मोस्ट क्रिटिकल पाथ। अब ये वेरीफाई जब करोगे तो आप देखना कि ये जो बी डी एफ वाला जो पाथ है ना, इसके अलावा आपका जो सिग्मा 1 है इसका वैल्यू सिग्मा 2 से अधिक आएगा ही आएगा। इसमें मैं कैलकुलेट क्या करके दिखाऊं, वो आएगा ही आएगा। तो मेरा यहाँ पे क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ मेरा क्या हो गया, इट इज बी डी एफ
बी डी एफ। क्या मैंने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लिया, एक क्वेश्चन का आंसर दिया। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, अलोंग क्रिटिकल पाथ आप कैलकुलेट करोगे तो भी उतना ही आएगा। बेसिकली कितना आएगा जो हमने कैलकुलेट किया अभी, 32.66 डेज। तो ये हमने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया। और एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हमने पर नेटवर्क को एनालिसिस करने के बाद ये ड्यूरेशन निकाला है। तो ये जो ड्यूरेशन है इट इज नथिंग बट टीई, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, विच इज इक्वल टू 32.66 डेज। ठीक है, तो ये टी का वैल्यू हमें निकल गया। अब हम क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इस प्रश्न की, उस सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालनी है, हमें ये निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 90% आपका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम क्या होगा। तो 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 एट प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% फ्रॉम टेबल the value of z। अब z का वैल्यू उस टेबल को यूज करके कैलकुलेट करो, जो दिया था कितना होगा, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 90%। आप कैलकुलेट करना है, इट विल समथिंग 1.43। तो z का वैल्यू पता चल गया। तो z इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ts माइनस टी अपॉन सिग्मा, ts माइनस टी अपॉन सिग्मा। तो अब ये सिग्मा कहाँ से निकालोगे, सिग्मा ये जो आपने सिग्मा 1 निकाला है, ठीक है, ये जो आप सिग्मा 1 निकालोगे अलोंग क्रिटिकल पाथ बीडीएफ, तो यही होगा सिग्मा। और इसका वैल्यू समथिंग आएगा आपका 2.19। अब कैलकुलेट करके देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा 2.19। तो उसी सिग्मा को यूज करेंगे, तो यूज करिए 1.43 बराबर टीएस माइनस 32.66 डिवाइडेड बाई 2.19। तो शेड्यूल टाइम टीएस इक्वल टू आपको निकल जाएगा 35.8 डेज करस्पॉन्डिंग टू 90% ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, इसी में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज दी, यहाँ तो मैंने प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज दे दिया, लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाए। अब यहाँ पे डे दे दिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में नहीं दिया बल्कि डे दे दिया है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये क्या है टीएस, तो टीएस माइनस टी डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो 30 माइनस 32.66 डिवाइडेड बाय 2.19 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1.21। ओके, तो z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आपको पता चल गया -1.21। नाउ फ्रॉम टेबल, ओके, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ z वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करिए टेबल को यूज करके, आपको पता चलेगा जो टेबल दिया उसमें ये z का वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू -1.21 ये रेंज हमने लिखवा दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करिए, चेक करिए कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरपोलेशन टेक्निक को यूज करके कैलकुलेट करिए, चेक करिए, आपको ये जो वैल्यू आएगी ये 12.84 आ जाएगी परसेंटेज। वेरीफाई करिए, देखिए सही है क्या। ओके, तो दिस इज हाउ हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस है, these are very easy questions, but what is the main point is, main point ये है कि आपको बहुत सटीकता से अच्छे से अगर कंसेप्ट को समझा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगी, है ना। बस अप्रोच आपको पता होना चाहिए, लॉजिक्स पता होना चाहिए, थ्योरी पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। अभी और एक दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ओके, इसी पर पर्प से, तो आपका और ज्यादा कंसेप्ट इस टॉपिक के ऊपर क्लियर हो जाएगा। सो द अदर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आई विल अपलोड इन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में।
अगर आप हमसे किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी एट 7008-420-353। इस कॉन्टैक्ट नंबर से हमारा व्हाट्सएप भी जुड़ा हुआ है। आपको किसी सब्जेक्ट में एनरोल करनी है या फिर किसी सब्जेक्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर कुछ बात हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल करना है, हमें हमसे बात करनी है, तो आप शाम 6 बजे के बाद हमसे बात करिए, हम आपसे बात करेंगे। ओके, हाँ, लेकिन 10 बजे के बाद हम फ़ोन आपका नहीं उठाएंगे। 6 से 10 इस बीच आप कॉल कर सकते हैं, हम फ़ोन उठाएंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट भी हो 6 से 10 के बीच में आप कॉल लगा के भी हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम मैसेज देखते हैं, दिन भर में 1-2 बार तो देख ही लेते हैं। सब्जेक्ट की एनरोलमेंट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, हमारे पेड सब्जेक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है क्वेश्चंस बन जाएंगे। वेल, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।